अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम डिस्कस कर रहे थे और इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हमने कवर किए थे उनमें था पहला फोर्स ऑन अ पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसके अलावा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, टॉर्क के बारे में डिस्कस किया हमने, चार्ज और मास के रेशो को हमने डिस्कस किया और इसके अलावा जो है हमने डिस्कस किया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को। आज के जो हमारे टॉपिक्स है जिन पर हम बात करेंगे, पहला टॉपिक हम बायोट-सैवर्ट लॉ लेंगे और इसके अलावा जो है हम डिस्कस करेंगे फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर्स, यानी हमें दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करना है। लेकिन इससे पहले हम जो है चार्ज और मास रेशो का एक न्यूमेरिकल रह गया था, उसको सॉल्व करते हैं और फिर बात कर लेते हैं बियो-सावर्ट लॉ के बारे में। तो अभी हम न्यूमेरिकल नंबर 14.7 को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14.7 में हमसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हमारे पास दो पैरेलल जो है मेटल की प्लेट्स हैं जिनको हमने सेपरेट किया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर, यानी हमारे पास दो मेटल की प्लेट्स हैं और इन दो प्लेट्स के बीच में जो गैप रखा गया है ये गैप बताया जा रहा है हमें 5 cm का। 5 सेंटीमीटर का गैप है ऑफ एयर हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, जबकि इन प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है वो 220 वोल्ट्स का आ रहा है। तो दूसरी बात ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स के बीच में, यानी एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, एक पे नेगेटिव, वो दोनों प्लेट्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा हम उसे 220 वोल्ट्स कह रहे हैं। जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ मौजूद है वो है 5 × 10⁻³ की। तो हम यहाँ लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है 5 × 10⁻, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है जिसको मैं क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड द बोर्ड या इनसाइड द स्क्रीन, इसकी हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हमें बताया जा रहा है वो है 5 × 10⁻³ है, यानी मैग्नीट्यूड है 5 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर इज प्रोड्यूस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कुछ ये है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपसे कहता हूँ कुछ ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों जो फील्ड्स बन रही हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर फील्ड है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है हमसे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं इन दो प्लेट्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स आ कहाँ से रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं फिलामेंट से। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर एक फिलामेंट को हम हीट करते हैं और हीट करने के बाद थर्मियोनिक इमिशन स्टार्ट होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए आ रहे हैं और आगे लिखा है अनडिफ्लेक्टेड थ्रू दीज क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और वो इन दोनों फील्ड से बिना डिफ्लेक्ट हुए, मींस बिना कोई इन पे फोर्स अप्लाई हुए ये स्क्रीन पर हिट कर जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं बिना डिफ्लेक्ट हुए। यानी डिफ्लेक्शन से मुराद यहाँ पर ये है ना तो ये डाउनवर्ड मूव कर रही है बीम, ना ही ये बीम अपवर्ड मूव कर रही है। विदाउट डिफ्लेक्शन दे आर ट्रेवलिंग टू द स्क्रीन। हमें मालूम करना है क्वेश्चन के अंदर फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं ये आप बताइए इस क्वेश्चन के अंदर। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। डेटा तो हमने डिस्कस कर लिया कि दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस था 5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करवाना ज़रूरी है, तो डिवाइड बाय 100 कराएंगे, 0.05 मीटर आ जाएगा हमारे पास। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज 220 वोल्ट्स हमें गिवन है। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 5 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। एंगल 90 डिग्री यहाँ पर गिवन है आपको। और यहाँ पर बात की जा रही है चार्ज के हवाले से, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे 1.6 10⁻⁻19 फिक्स वैल्यू है चार्ज की है, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 10⁻31 किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पीड क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, इनको पता करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा कि हमसे कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल अनडिफ्लेक्टेड,
तो अनडिफ्लेक्टेड का मतलब यहाँ पर ये था कि इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स नहीं लग रही, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर दोनों फील्ड मौजूद हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जा रहा है तो फोर्सेस का जो इफ़ेक्ट है वो कैंसिल आउट होने की कोशिश करेगा यहाँ पर। तो उसी बात को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर प्लेट्स पर अप्लाई किया गया है वो, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, दोनों को हमने इस तरीके से करना है कि वहाँ पर फोर्सेस जो हैं दोनों की बराबर हो जाएं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तरफ डिफ्लेक्ट ना हो सके। ना ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ डिफ्लेक्ट हो, अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, और ना ही इलेक्ट्रॉन्स बीम इस तरफ डिफ्लेक्ट हो। ऐसा कब मुमकिन होगा? जब हम एडजस्टमेंट करेंगे। और एडजस्टमेंट क्या होगी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जब एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी तो ना ही बीम डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड होगी और ना ही डिफ्लेक्शन अपवर्ड होगा, और बीम जो है विदाउट डिफ्लेक्शन ट्रेवल टू द स्ट्रेट लाइन, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में चला जाएगी उसकी। तो इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा कि एफ एम और एफ ई को बराबर होना पड़ेगा। क्यों बराबर होना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बीम जो है विदाउट डिफ्लेक्शन मूव कर रही है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स एफ एम और इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई बराबर है। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्यू ई होता है, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा होता है, और साइन थीटा में थीटा 90 डिग्री है तो इस मीन्स साइन 91 हो गया, तो क्यू वी बी लिखा हमने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। इसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया। वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाने के तरीका ये था कि Q ये भी था और Q ये भी था, तो हमने Q और Q को कैंसिल आउट कर दिया। तो V का फॉर्मूला बनाने के लिए जो B यहाँ लिखा हुआ है ये मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से ये डिवाइड में आ जाएगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो आपको गिवन है, प्रॉब्लम ये आ रहा है क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट गिवन नहीं था। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई को कैलकुलेट करने की बात करेंगे अब, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैसे कैलकुलेट की जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो कुछ ये है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 12 में मौजूद है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए दोनों प्लेट्स के बीच का वोल्टेज यानी पोटेंशियल पता होना चाहिए और उनके बीच का सेपरेशन पता होना चाहिए। अगर मैं वोल्टेज और उनके बीच के डिस्टेंस को डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाती है। तो मैंने दो प्लेट्स पे कितना वोल्टेज अप्लाई किया था? 220 वोल्ट्स अप्लाई किया। दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना था? 5 सेंटीमीटर यानी 0.05 मीटर का डिस्टेंस था। अब इसके बाद डिवाइड किया, डिवाइड करने पे आंसर मिल गया 4400 यानी 4400 न्यूटन पर कूलम। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मौजूद है यहाँ पर वो कितनी है? 4400 न्यूटन पर कूलम। लेकिन हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन नहीं करनी, हमें यहाँ फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी डेवलप हो चुका था हमारा, जिसमें हमने दोनों फील्ड्स को डिवाइड करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 4400 न्यूटन। ये तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन है हमें, और वो है 5 10 की पावर -3। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को डिवाइड किया हमने, और डिवाइड करने के बाद हमें वेलोसिटी का पता लगा 8.8 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। यानी इलेक्ट्रॉन्स बीम जो है ट्रैवल करती है इतनी वेलोसिटी के साथ 8.8 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम टॉपिक पर आते हैं जो हमें स्टार्ट करना था आज। हमारे टॉपिक का नाम है बायोट सैवर्ट लॉ। बेसिकली ये बायोट सैवर्ट लिखने में तो हम यही है, लेकिन जब प्रोनाउंस करेंगे तो प्रोनाउंस करते वक्त इसको BO सावर्ट लॉ पढ़ेंगे, यानी इसको हम BO सावर्ट लॉ प्रोनाउंस करेंगे। BO सावर्ट लॉ। अब BO सावर्ट लॉ है क्या, इसकी पहले बेसिक समझते हैं। BO सावर्ट लॉ ये है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर से जो है इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, यानी कंडक्टर और कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, तो होता यह है कि कंडक्टर के आसपास एक फील्ड डेवलप होना शुरू हो जाती है। इस कंडक्टर के आसपास कोई फील्ड बनना शुरू हो जाती है। इस फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए ये साइंटिस्ट थे BO सावर, इन्होंने काम किया। इन्होंने जो है एक्सप्रेशन कैलकुलेट किए कि किस तरीके से अगर एक वायर है और उस वायर में से करंट गुजरता है तो उसके अराउंड फील्ड को कैसे पता किया जाए। मतलब कहने का ये हुआ
कि इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट्स में आज एक और इफ़ेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट का इफ़ेक्ट होता है हीट करने का, इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट का इफ़ेक्ट होता है शॉकिंग में भी, इसके अलावा केमिकल इफ़ेक्ट भी होता है इलेक्ट्रिक करंट का। वैसे ही आज हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसको इलेक्ट्रिक बेल में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा जिसको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक बेल के अलावा डिफरेंट चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। सॉलिनॉइड के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं, टोरॉइड के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं। मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रिक करंट के इस इफ़ेक्ट की। तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट के कौन से इफेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं? हम इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हेन अ करंट आई इज ट्रेवलिंग थ्रू अ कंडक्टर, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग अराउंड द कंडक्टर, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। तो बीओ सावर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव की कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी कंडक्टर के अंदर, जो कंडक्टर के अराउंड बनेगी, उसको मालूम करने के लिए उन्होंने कुछ फैक्टर्स पे बात की। वो फैक्टर्स क्या थे? वो फैक्टर्स ये थे कि अगर करंट गुजरेगा तो फील्ड बनेगी, अगर करंट नहीं गुजरेगा तो फील्ड नहीं बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि करंट यहाँ पर मेन फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट प्रोड्यूस हो रही है। और कैसे प्रोड्यूस हो रही है? ये प्रोड्यूस हो रही है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर, यानी या तो इस रीजन में होगी, या तो मैं एक और सर्कल बनाता हूँ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, या यहाँ। और सबका सेंटर कंडक्टर होगा, कंडक्टर सेंटर में रखा हुआ है, और सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आर डिस्टेंस कहलाएगा। यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो आर डिस्टेंस था। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका। तो मैग्नीट्यूड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 2i होता है। मतलब कहने का यह है कि अगर आप जो है करंट पास करते हैं 1 एम्पियर का, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ करंट होगी। मतलब कि करंट से दुगना मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप करंट पास करते हैं इसमें 2 एम्पियर का, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसका डबल हो जाएगी। एक्सपेरिमेंटली इन्होंने यही देखा इन दोनों साइंटिस्ट ने कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बेसिकली क्या होती है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, लेकिन 2 टाइम्स, ट्वाइस ऑफ द करंट के प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज़्यादा करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। इसी तरीके से सेकंड जो यहाँ पर फैक्टर है वो है डिस्टेंस का, कि जैसे जैसे आप उस कंडक्टर से दूर मूव करते हैं, तो कंडक्टर से जैसे करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, करंट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन हुआ। और अगर आप कंडक्टर से पॉइंट ए यहाँ पर हैं, कंडक्टर से पॉइंट बी यहाँ पर हैं, कंडक्टर से इस पॉइंट पर है, कंडक्टर से इस पॉइंट पर है, जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर होते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो अमाउंट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है डिस्टेंस के हिसाब से इन्वर्स प्रोपोर्शन में आ रही है, इन्वर्स रिलेशन में आती है। और मैग्नेटिक फील्ड करंट के हिसाब से डायरेक्ट रिलेशन में आती है। लेकिन हमें याद रखना है कि यहाँ पर डायरेक्टली हमें आई नहीं लिखना। मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सपेरिमेंट्स यही बताते हैं कि अगर आप करंट 1 टाइम बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम बढ़ती है? 2 टाइम इंक्रीज होती है। अगर करंट हम 2 टाइम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम बढ़ जाती है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड 3 टाइम करंट 3 टाइम बढ़ाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड 6 टाइम, यानी डबल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है एज कम्पेयर टू करंट। इसलिए हमें यहाँ पर 2i लिखना पड़ेगा। और डिस्टेंस के हवाले से बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। अब हम इन दोनों बातों को एक इक्वेशन के अंदर कंबाइन करने की कोशिश करेंगे और स्टेटमेंट बनाते हैं। तो हमने ये बना लिया स्टेटमेंट कि b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 2i डिवाइडेड बाय r। b दोनों में सेम था तो b लिखा, प्रोपोर्शन का साइन लिखा, उसके बाद 2i और डिवाइड में लिख दिया हमने r। ये तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनाया। अब इसके बाद यहाँ पर हम कांस्टेंट फैक्टर लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट फैक्टर है वो कांस्टेंट फैक्टर यहाँ बराबर है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एक कांस्टेंट फैक्टर के तौर पर आ रहा है। अब ये I मीन्स तो करंट है, यहाँ पर R मीन्स डिस्टेंस है, B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड है। ये म्यू नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पर हमें बात करनी है अभी, तो इस पर बात करेंगे। तो 2 और 4 कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये बेसिकली हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया। किस चीज़ का फॉर्मूला था ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था। कहाँ बनेगी मैग्नेटिक फील्ड? जब एक वायर में से करंट गुजरता है, तो करंट गुजरने के बाद जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस बाय करंट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर।
अब इसके बाद हम म्यू नॉट पे बात करने जा रहे हैं कि म्यू नॉट यहाँ पर क्या बता रहा है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता था परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यहाँ पर म्यू नॉट है, इसे परमिटिविटी नहीं है, ये परमीएबिलिटी है, ये परमीएबिलिटी है। परमीएबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई 10⁻⁻7, 4 पाई 10⁻⁻7 वेबर मीटर पर एम्पियर, ये इसकी वैल्यू है। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे थे कि जैसे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है 8.85 10⁻⁻12, वैसे परमिएबिलिटी भी होता है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या बताता है कि अगर हम दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दें तो उससे इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को रिड्यूस करने की जो एबिलिटी है, इसे परमिटिविटी का नाम दिया गया था। अब यहाँ परमीएबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? परमीएबिलिटी ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी मीडियम की जो परमीएबिलिटी है, वो एबिलिटी होती है, वो एबिलिटी मीडियम की होती है कि वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कुछ चीज़ों में से मैग्नेटिज्म अलाउ होता है, कुछ चीज़ों में मैग्नेटिज्म अलाउ नहीं होता। जैसे प्लास्टिक हो गया, या इसके अलावा कोई और रबड़ हो गया, लेदर हो गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ नहीं करते हैं। अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से ज़्यादा अलाउ करता है, ज़्यादा पास होने देता है, यानी सारी मैग्नेटिक फील्ड आयरन से, यानी आयरन मैग्नेटिक फील्ड की रिस्पॉन्स में ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है। तो जो सब्सटेंस ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, हम कहेंगे उसकी परमीएबिलिटी ज़्यादा है, और जो सब्सटेंस कम मैग्नेटाइज होता है मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि यहाँ पर जो है उसकी परमेबिलिटी कम है। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि अगर ये कंडक्टर है जिसमें करंट आई गुजरता है, और यहाँ पर मौजूद है इसके सराउंडिंग में एयर मौजूद है, और इसी तरीके से एक और कंडक्टर है और यहाँ पर भी करंट आई ही गुजर रहा है, लेकिन इसके सराउंडिंग में हम जो है सब्सटेंस रखते हैं आयरन का, तो अब क्या होगा? अब मैग्नेटिक फील्ड जो है ईजीली इसके अंदर से गुजरेगी, यानी वैक्यूम जो है मैग्नेटिक फील्ड को जो है, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं होती एयर। यहाँ पर आप कह सकते हैं इसीलिए कि जो एयर की परमीएबिलिटी है वो कितनी है? 4 पाई 10⁻⁻7 वेबर मीटर पर एम्पियर। इसका मतलब 10⁻⁻7 है, बहुत ही कम है। यानी हवा जो है मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पॉन्स में कितनी टाइम मैग्नेटाइज हो रही है? 4 पाई 10⁻⁻7। अगर मैं आपको यही एग्जांपल कंपैरिजन में दूं आपको फ्री स्पेस के हवाले से, तो हवा के हवाले से आप कह सकते हैं आयरन जो है 300 टाइम्स ज़्यादा जो है मैग्नेटाइज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एयर और वैक्यूम। तो हम कह सकते हैं आयरन की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? बिकॉज इट मैग्नेटाइज मोर देन एयर और वैक्यूम। तो ये परमेबिलिटी के बारे में बात थी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो कंडक्टर के बारे में। उन दोनों कंडक्टर के अंदर से करंट गुजर रहा है, इसमें से भी करंट I1 गुजर रहा है, यहाँ से करंट I2, दोनों की सेम डायरेक्शन है। और इसके अलावा भी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि अगर एक कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनता है? B बराबर है म्यू नॉट I1 डिवाइड बाय 2 पाई आर। अगर फर्स्ट कंडक्टर की बात करें तो फर्स्ट कंडक्टर में जो करंट है वो I1 गुजर रहा है, तो म्यू नॉट I1 डिवाइड बाय 2 पाई आर। अब होता ये कि जब दो कंडक्टर में से सेम डायरेक्शन में करंट जाता है, तो सेम डायरेक्शन में करंट जाने पर दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में। कौन सी फोर्स है ये? इसे मैग्नेटिक फोर्स कहा जा रहा है। यानी दोनों कंडक्टर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बस शर्त यह है कि दोनों कंडक्टर्स में करंट कैसा जाना चाहिए? सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो फोर्स जो लगती है वो कितनी लग रही है? फोर्स लग रही है F बराबर है I2 डेल L इंटू बी। अब यहाँ पर B की जो वैल्यू है वो कितनी है? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। तो हमने B की जगह पर तो लिख दिया म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई आर, जबकि I2 एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पर। तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास फोर्स का म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई आर। यहाँ जो फोर्स कैलकुलेट की गई है पर यूनिट लेंथ के हिसाब से कैलकुलेट की गई है। पर यूनिट लेंथ का मतलब यहाँ जो डेल्टा है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया। यानी अगर कंडक्टर की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो हम पूरे कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स की बात नहीं करेंगे, कंडक्टर के एक मखसूस सेक्शन की बात कर लेंगे हम। लेट सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक के सेक्शन की बात कर लेंगे हम कि ये जो है पर मीटर का सेक्शन है, ये जो है पर मीटर का सेक्शन है ये वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इस पर मीटर के सेक्शन में कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। हम पूरे कंडक्टर को ज़ेरे बहस नहीं लाएंगे,
बल्कि बात करेंगे कंडक्टर के मखसूस हिस्से की, और उस हिस्से को बोल देंगे उसकी लेंथ जो है पर मीटर है। तो पर मीटर लेंथ पर लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अब इसके बाद यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कंडक्टर्स जो हैं उनमें करंट तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो वाई दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। अगर कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। आप राइट अपनी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको ग्रिप करें राइट हैंड में, और आपको फिंगर्स ये बताएंगी कि करंट जो है किस डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर ये एक कंडक्टर है और यहाँ पर जो है आपने अपना राइट हैंड रख दिया इस तरीके से, और थंब आपने अपवर्ड शो किया है। थंब अपवर्ड का मतलब क्या है, करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड डायरेक्शन। तो फिंगर्स आपको इशारा करेंगी। अगर मैं फिंगर्स यहाँ तो उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैं यहाँ करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। यानी बेसिकली फिंगर्स यू मूव कर रही हैं, और यू मूव करने का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अब ये भी कर सकते हैं, इफ करंट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज। तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बताते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ यही हो रहा है कि करंट जो है दोनों कंडक्टर्स के अंदर सेम डायरेक्शन में जा रहा है। सेम डायरेक्शन का मतलब ये होगा अपवर्ड जा रहा है अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों में क्या होगी, एक ही तरफ होगी। तो आप देख सकते हैं दोनों में एरोज जो आपको नज़र आ रहे हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसके बाद यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि फोर्स जो लग रही है फर्स्ट कंडक्टर पर वो राइट साइड पर लग रही है, और सेकंड कंडक्टर पर जो फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड पर लग रही है। तो दोनों कंडक्टर्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्शन के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं वो सेम होती है। यानी एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेज हैं। जब कंडक्टर में सेम करंट आता है तब ऐसा होता है कि बोथ द कंडक्टर विल अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर कंडक्टर में जो है करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है अब सेम नहीं होगी, दोनों की अलग अलग डायरेक्शन होगी, जिसकी वजह से जो फोर्स लगती हैं अब वो डिफरेंट लगती हैं। यहाँ पर अब फोर्स क्या लग रही है, ये भी रिपल्जन हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर कंडक्टर अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है तो एक दूसरे को वो रिपेल कर देते हैं। इसके बाद हमने बात कर ली अभी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। आपने थंब रखना है और थंब बताएगा करंट की डायरेक्शन को, और फिंगर्स बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब इसके मुतालिक एक न्यूमेरिकल है, हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 6.5 एम्पियर। यानी एक वायर है और जिसमें से करंट कितना जा रहा है, 6.5 एम्पियर करंट जा रहा है, और कितना दूर आप उस वायर से रहेंगे, 0.1 मीटर। यानी एक वायर है, इस वायर में करंट जा रहा है 6.5 एम्पियर का, और आप इससे कितना दूर डिस्टेंस पर चले गए, आप चले गए इससे 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर। और बताना है कि इस जगह पर बताइए कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। हमें बी कैलकुलेट करने को कहा गया, किस जगह पर, इस जगह पर कैलकुलेट करने को कहा गया। इसके बाद सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो सेकंड पार्ट के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि hence कैलकुलेट द फोर्स पर मीटर। आपने फोर्स पर मीटर कैलकुलेट करनी, जिसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। फोर्स पर मीटर कैलकुलेट करनी है ऑन अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टर। एक और कंडक्टर पे फोर्स कैलकुलेट करनी है, वो भी कितना डिस्टेंस पे रखा है, 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है। लेकिन उसमें जो करंट जा रहा है सेकंड कंडक्टर में वो 3 एम्पियर। यानी हमारे पास दो वायर्स हो गई, पहले वायर में 6.5 एम्पियर करंट था और दूसरी वायर में 3 एम्पियर। हमें दोनों कंडक्टर के बीच में फोर्स कैलकुलेट करनी है फॉर्मूले के थ्रू, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई आर। इसके बाद हमसे कहा जा रहा है विल द वायर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। क्या ये वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी, क्योंकि फोर्स तो लग रही है। फोर्स या तो अट्रैक्ट करवा देगी दोनों वायर को, या तो रिपेल करवा देगी। आगे गिवन है डायरेक्शन ऑफ करंट इन द टू वायर अपोजिट टू ईच अदर। यानी दोनों वायर में जो करंट की डायरेक्शन है वो एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। यानी अगर एक वायर में करंट अपवर्ड जा रहा है तो दूसरी वायर में करंट कैसे जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। हमें बताना है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी या फोर्स ऑफ रिपल्जन डेवलप होगी, उसको कैलकुलेट करना है। इसके अलावा हमें बताना है कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। हमें यहाँ पर डिफाइन करना है एम्पियर को, कि एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, किस तरीके से फोर्स का जो फॉर्मूला है वो एम्पियर की डेफिनेशन को डिफाइन कर सकता है। तो इसका डाटा हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी। करंट जो था 6.5 एम्पियर मौजूद था यहाँ पर। इसके अलावा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4/10⁻⁷, और कैलकुलेट करनी है आपने फोर्स पर मीटर। सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड पार्ट में फोर्स पर मीटर।
और करंट की जो हमें सेकंड कंडक्टर में बताया जा रहा था वो 3 एम्पियर की वैल्यू थी। तो मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए हम यूज करेंगे बीओ सावर्ट लॉ, और बीओ सावर्ट लॉ क्या है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। क्योंकि फर्स्ट कंडक्टर की बात की जा रही है तो म्यू नॉट आई के साथ हम 1 लगा देंगे, I1 वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। तो म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई 10 की पावर -7, I1 की वैल्यू 6.5, आर की वैल्यू 0.1। इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व जब किया हमने इसको, तो सॉल्व करने के बाद हमें जवाब मिला मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस बाय फर्स्ट कंडक्टर इज इक्वल टू 13 10⁻⁻⁶ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर ली ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर। अब हमें कैलकुलेट करनी है फोर्स पर मीटर, कैलकुलेट करनी है कि 1 मीटर कंडक्टर पर जो है कितनी फोर्स अप्लाई हो सकती है। तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अगर आपको फोर्स पर मीटर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। यहाँ पर वैल्यूज को अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो म्यू नॉट की वैल्यू तो सिमिलर लगेगी 4/10 की पावर -7, I1 की वैल्यू है 6 एम्पियर डाटा के मुताबिक, I2 की वैल्यू है 3 एम्पियर और R की वैल्यू 0.1 मीटर है हमारे पास। तो इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे हमें जवाब मिला 39 10⁻⁻⁶ न्यूटन। तो दो कंडक्टर के बीच में कितनी फोर्स लग रही है, 39 10⁻⁻�6 न्यूटन फोर्स लग रही है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो है कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या यहाँ पे कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जो क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जा रहा था कि विल द वायर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट अपोजिट टू ईच अदर। तो हमें इस बात का जवाब भी देना है। अब तक हमने दो बातों का जवाब दे दिया। दो बातें कौन कौन सी थी, हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर ली जिसकी वैल्यू थी 13 10⁻⁻⁶ वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा फोर्स पर मीटर कैलकुलेट किया हमने और वो कितना मिला हमें 39 10⁻⁻�6 न्यूटन कैलकुलेट किया हमने। अब बात कर लेते हैं कि अगले पार्ट के हवाले से कि वेदर द कंडक्टर्स विल रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट। तो कंडक्टर्स, हम यहाँ पर कंडक्टर्स के रिपल्जन या अट्रैक्शन के लिए रूल अप्लाई करते हैं। अगेन जो अभी कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर राइट हैंड रूल के थ्रू फाइंड करते हैं कि राइट हैंड रूल हमें बताता है कि यहाँ पे अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई होगी या रिपल्जन की। अगर दोनों कंडक्टर्स में सेम डायरेक्शन में करंट जाता है तो सेम डायरेक्शन में करंट जाने पर ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और अगर यही जो है कंडक्टर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और इसका जवाब हमें कहाँ से मिलता है, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है कि हम 1 एम्पेयर की डेफिनेशन क्या बताएं, कि 1 एम्पेयर की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो 1 एम्पेयर मीन्स करंट होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो एम्पेयर की डेफिनेशन हमें डिस्कस करनी है कि एम्पेयर की डेफिनेशन क्या होती है। तो एम्पेयर की डेफिनेशन कुछ ये होती है कि अगर हमारे पास दो वायर हैं और दोनों वायर में से करंट गुजरता है, कितना करंट गुजरता है हमारे दोनों वायर के अंदर, 1 एम्पियर अगर हम कहते हैं करंट गुजरता है, यानी हमारे पास दो वायर्स हैं, लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स हैं और इनको हमने रखा हुआ है वैक्यूम के अंदर, और दोनों कंडक्टर के बीच में गैप कितना आ रहा है, 1 मीटर का गैप आ रहा है, यानी दोनों कंडक्टर के बीच में 1 एम्पियर का गैप आ रहा है। और दोनों कंडक्टर रखे हुए हैं कहाँ पर, वैक्यूम के अंदर। तो दोनों कंडक्टर के बीच में फोर्स अप्लाई होगी, और कितनी फोर्स अप्लाई होगी, 2 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर की फोर्स अप्लाई होगी दो कंडक्टर के बीच में। यानी कुछ इस तरीके से अगर हम कहते हैं कहीं पर किसी वायर में करंट 1 एम्पियर जा रहा है और दूसरी वायर में भी करंट 1 एम्पियर जा रहा है, तो इसकी श्योरिटी हमें कैसे मिलेगी। अगर वाकई दोनों वायर में 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो लाजमी तौर पर आप ये देखेंगे कि उन दो कंडक्टर के बीच में जो फोर्स लगेगी उसका अमाउंट कितना होगा, 2 10⁻⁻⁷ न्यूटन। मतलब इसका क्या हुआ, अगर दो कंडक्टर के बीच में इतनी फोर्स लगती हुई हमें नजर आती है, हमें महसूस होती है कि इतनी फोर्स लग रही है 2 10⁻⁷ न्यूटन, तो हम ये समझ लेंगे कि उन दो कंडक्टर्स के अंदर कितना करंट गुजर रहा है, 1 एम्पियर करंट गुजर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन क्या है, 1 एम्पियर करंट वो करंट होता है जो दो कंडक्टर के बीच में कितनी फोर्स एक्सर्ट करवाता है, 2 10⁻⁻⁷ न्यूटन एक्सर्ट करवाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जे थॉमसन एक न्यूमेरिकल किया जिसमें हमने स्पीड कैलकुलेट की, उस एक्सपेरिमेंट के मुतालिक हमने न्यूमेरिकल किया था जे थॉमसन के। इसके अलावा हमने बात की थी बीओ सावर्ट लॉ के बारे में और करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड मालूम की। इसके बाद हमने जो है दो कंडक्टर्स के अंदर से गुजरने वाले करंट पे बात की और एक न्यूमेरिकल उसके मुतालिक सॉल्व कर लिया। अब हम अपने इस लेक्चर को जो है यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है।